अस्सलामु अलैकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालात जवाबात को। प्रश्न व उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। जब हमने अपने खमीरों को एक्सप्लेन किया था तो एक साहब ने सवाल किया है कि क्या दोनों खमीरा जात को मिलाकर खाया जा सकता है, खमीरा अपरेशम सादा और खमीरा गाउसुमा सादा। खाया तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक नहीं है। चूँकि यूनानी में मिजाज के एतबार से इलाज होता है, मरीज़ की जैसी कैफियत वैसी दवा की कैफियत। तो आप जैसा मरीज़ का मिजाज है उस हिसाब की दवा दें, ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक दूसरा दूसरे की जगह काम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होगा, कोई परेशानी होगी, फ़ायदे में कमी रहेगी, लेकिन फ़ायदा करेगा। एक सवाल यह है कि ओसीडी कितनी तरह की होती है। देखिए, ओसीडी कई तरह की होती है। किसी भी मामले को लेकर के कोई शख्स अगर कोई किसी काम को दोहराता है या उसकी तरफ उसको ऑब्सेशन है तो वो उसकी ओसीडी है। एक सवाल यह है कि सौदावी मरीज़ को कौन सा खमीरा देते हैं। पुराने ज़माने में कहावत हुआ करती थी कि सारी रात रोए एक मरा और वो भी उठ के भाग गया। हम खमीरा जात के बारे में अक्सर यही बात करते चले आ रहे हैं कि खमीरा जात अक्सर व बेशतर सौदावी अमराज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जो दूसरी खिल्त से और फिर यह सवाल बन जाता है कि सौदावी मरीज़ को कौन सा खमीरा देते हैं। तो तकरीबन सारे खमीरे सौदावी अमराज वालों को ही दिए जाते हैं, जबकि किसी खिल्त से या सौदा से सौदा बन गया हो। एक सवाल यह है कि एनीमिया में जो पल्पिटेशन होता है, क्या उसमें दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कल्ब की हालत को सुधारेगा, तक़वियत देगा, और उसके साथ कोई भी फौलाद का एक मुरक्कब दे दें, चाहे कुर्स फौलाद दे दें या शरबत फौलाद या जो भी आप दें, बस। वैसे ऐसे केसेस में अनार के शरबत के साथ ये दिया जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है। एक सवाल ये भी है कि कोई पहचान बताइए कि रतूबत के बारे में जो दिल में है तो खमीरा अपरेशम सादा का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इनफैक्ट होता क्या है, जब किसी मरीज़ की मिजाज किसी ख़ास खिल्त की तरफ होता है तो उसकी वो अलामात उसके साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे जिस शख्स को प्यास कम लगती है, पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, ठंड से परेशानी होती है, ठंडी चीज़ों के खाने से परेशानी होती है, गर्मी का माहौल अच्छा लगता है, गर्म चीज़ों से फ़ायदा होता है, और कभी भी कुछ भी गर्म चीज़ें अगर खाता है तो वो सुकून बताता है, ठंडी चीज़ें खाता है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है, उसकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसकी घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है, उसके होठों का रंग सफ़ेद हो जाता है, चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि उसको इस बात को सबूत होती हैं कि इसके जो कल्ब में है वो रतूबत की ज़ाती है, जिसकी वजह से इसको इस तरह की कंडीशन हो रही हैं, तो हम खमीरा अपरेशम जैसी कोई चीज़ देते हैं। एक सवाल ये है कि तिला बनाने की विधि बताएं। तिला बनाने की विधि हमने बहुत बार बताई है, आप हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ देखें, कई तिला बनाने की तरकीबें बताई है हमने। आपको तिले भी मिलेंगे वहाँ पे, तिला बनाने की तरकीब भी मिलेगी। एक सवाल ये है कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों के बारे में बताएं। वैसे तो देखिए, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए हमारे कई वीडियोस हैं जो इसमें हैं, आप उनको देखें तो उसमें जड़ी बूटियों का जिक्र भी है, बनी हुई दवाओं का जिक्र भी है, लेकिन अलग से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी इसके बारे में शामिल कर सकें। एक सवाल यह है कि गोलियां कैसे बनती हैं, कैसे खिलाएं, कैसे खाएं। अजीब सवाल है। गोलियां बनाने की तरकीब हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताई है, आप पीछे जाएंगे, कोई गोली का चैनल अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये तरकीबें मिलेंगी। अब हमने सब कुछ बहुत बार दिखा रखा है, उसके बाद भी फिर उसी चीज़ को फिर दोहराते रहें तो वो टाइम ख़राब करने जैसी बात होगी। एक सवाल ये भी है कि कच्ची शंगरफ को खरल करके फिर 2 दिन या जितना भी दिन कहें अदरक में खरल करने के बाद खा सकते हैं क्या। देखिए, शंगरफ पहले जो होती है वो कच्ची ही होती है, और जब अदरक में खरल कर ली तो वो कच्ची नहीं रही। तो इसमें सही तरीक़ा ये रहता है कि 10 ग्राम शंगरफ लें आप, और 200 ml
अदरक का पानी लें, उसमें खरल करें। जब वो पानी सूख जाए तो फिर 200 ग्राम प्याज का पानी ले करके उसमें खरल करें। जब ये सूख जाए तो फिर इसकी जो गोलियां बना लें या पाउडर की फॉर्म में रखें, तो 125 मिलीग्राम रोज़ खाएं तो ये बहुत अच्छी मुक़व्वी बहा और मुमसिक होती है। एक माजून के बारे में कहा गया है कि इस माजून में शहद या चाशनी नहीं डाली गई। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत सारे सवाल तो उठेंगे ही नहीं। माजून बनती ही तब है जब चाशनी मिलाई दी जाती है। अगर हम किसी मुरक्कब को माजून कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें शहद या चाशनी डाली गई है। एक सवाल यह भी है कि परफ्यूम की जगह आग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दोनों का मिजाज और मकसद और पर्पज़ अलग अलग होता है। एक सवाल इस तरह से है कि खमीरा गाजुमा सफरावी अमराज में फ़ायदा करेगा तो सौदा में करेगा या नहीं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि खमीरा जात जो हैं वो सौदावी अमराज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि सफ़रा से बनने वाले सौदावी अमराज में सौदा अपने आप तबई तौर पे भी होता है लेकिन वो नुकसान नहीं करता। जब सौदा या तो किसी दूसरी खिल्त से बन जाए या ख़ुद सौदा से एतराक़ होकर सौदा बन जाए तब ये मर्ज़ पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खमीरा सौदावी अमराज के लिए ही है। एक ये सवाल है कि त्रियाक क्या एंटीडोट को कहते हैं? जी हाँ, त्रियाक एंटीडोट को कहते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर किसी को दोनों तरह की प्रॉब्लम हो, यानी कि ऊपर भी गैस हो और नीचे भी गैस हो, तो क्या जवारिश बिस्वासा या दोनों इस्तेमाल करनी होंगी? देखिए, इस तरह के केस अक्सर रीहुल बवासीर के होते हैं, तो रीहुल बवासीर का इलाज अलग तरह से होता है। एक सवाल, कोज़ा मिस्री और धागा मिस्री में क्या फ़र्क है? देखिए, धागा मिस्री जो है वो धागे में बना कर लटका कर बनाई जाती है और मिस्री होती है बहुत ही कॉमन इस्तेमाल में होती है और मिजाज ठंडा होता है, लेकिन शक्कर इससे कम दर्जे में होती है और कोज़ा मिस्री इससे ऊपर के दर्जे में होती है, लताफत में, हल्केपन में, ठंडेपन में। इस तरह से कोज़ा मिस्री जब हमें कहीं ठंडक देनी होती है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंस की ज़रूरत होती है, तो हम कोज़ा मिस्री इस्तेमाल करते हैं। जहाँ की बहुत हार मामला है, हरारत का मामला है, लताफत देनी होती है। एक सवाल ये है कि रियाही बलगम को कौन सा मुंजिस देते हैं? ये कौन सा बलगम है? देखिए, आपने कहीं भी पढ़ा है तो यूँ होता है कि रियाही और बलगमी अमराज को मिटाने के लिए, रियाही और बलगमी अमराज में अक्सर एक ही दवाएं दी जाती हैं, एक ही तरह की दवाएं होती हैं, इसलिए रियाही बलगम नहीं होता। रियाही और बलगमी दो तरह से बोला जाता है, तो इसलिए मुंजिस तो बलगम का ही होता है, लेकिन बलगम की वजह से बहुत सारे रियाही अमराज पैदा हो जाते हैं। सौदा की वजह से भी रियाही अमराज पैदा होते हैं। अगर मिजाज गर्म है, माजून भी गर्म है, तो कैसे इस्तेमाल करें? मिजाज गर्म है तो माजून गर्म देने की ज़रूरत ही कहाँ है? हम इसका मतलब बिल्कुल भी यूनानी के उसूल को नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाह रहे हैं, नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं। बहुत सारी ठंडी माजून हैं जो गर्म मिजाज वालों को दी जाती हैं, बहुत सारी गर्म माजून है जो ठंडे मिजाज वालों को दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें जवारिस जालिनूस पसंद है और किसी का मिजाज गर्म है तो हम तो यही देंगे, लेकिन कैसे दें? क्या हमें मुफर्रह किशनीसी पसंद है, मुफर्रह याकूती पसंद है और किसी का मिजाज ठंडा है, या खमीरा संदल पसंद है मगर मिजाज ठंडा है, तो अब इसको कैसे दें? क्या हम इसको अदरक के साथ खोल के दे दें या दालचीनी या तज या ज़ाफ़रान के साथ दे दें? नहीं, उसके लिए दूसरे खमीरा जात हैं। अतिबा ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे मुरक्कबात अलग अलग मिजाज और अलग अलग मर्ज़ के हिसाब से बनाए हैं, उनमें से चूज़ किया जाए। एक सवाल ये है कि जहाँ पर धनिया बोला गया है वहाँ पर क्या समझें? किसी माजून में हमने धनिया के बारे में जिक्र किया है। असल में होता क्या है, देखिए कि जब हमें धनिया लेना होता है ना, तो हम धनिया खुश्क या किशनीस खुश्क बोलते हैं, लेकिन जब इसका मग़ज़ लेना होता है तो वो ज़रूरी होता है कि हम उस वक्त
مغز کشنیز خشک یا مغز دھنیا بولیں. اگر ہم صرف دھنیا بول رہے ہیں تو پھر دھنیا ہے، ثابت دھنیا ہے. منجز پورے ہونے کی کیا علامات ہیں؟ دیکھیں، منجز پورا ہونے کی ایک تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم بتایا گیا ہے اطباء نے کہ صفرا 3 سے 5 دن میں ہو جاتا ہے، بلغم 9 سے 10 دن میں ہو جاتا ہے، سودا اس سے تھوڑے 20-21 دن، کبھی کوئی مہینہ لیتا ہے، تو یہ ٹائمنگز اپنی جگہ تقریباً ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اگر جاننا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اس پہ آپ کو ایک لفظ ملے گا استدلال، یعنی اس کی دلیل جو ہوتی ہے وہ پیشاب سے ثابت ہوتی ہے. جب کسی مریض کو ہم منجز دیتے ہیں اور ان دنوں کے آس پاس کسی کا 6 دن بھی بلغم میں نزوز آ سکتا ہے اور کسی کو 12ویں دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے 9-10 دن میں ہوتا ہے. تو آپ جب یہ دیکھیں گے کہ مریض کا پیشاب گاڑھا ہو گیا ہے، پیلے پن پہ ہو گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے، اور پیشاب کی دھار پھٹتی نہیں ہے، چھینٹے نہیں اڑ رہے ہیں اس کے، بلکہ وہ ایک بھاری پن سے گر رہا ہے پیشاب، پیشنٹ سے پوچھنے کی بات ہوتی ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب مادے کا نزوز ہو گیا ہے. اس وقت آپ مسل دے سکتے ہیں. ایک سوال ہے جو کہ بہت ضروری اور اچھا سوال ہے کہ ہم اردو نہیں جانتے ہیں لیکن یونانی کی اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیے، علاج تو میرے پاس بھی نہیں ہے، انفیکٹ یا تو اردو سیکھیں یا میں ہندی بولوں. حالانکہ میں نے اگر آپ میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو اپنی لینگویج کو بہت زیادہ سلیس یعنی سمپل اور سادہ کر لیا ہے. اردو تو اب بہت کم رہ گئی ہے میری زبان میں، انہی وجہ سے کہ عوام کو سمجھ میں آنا ضروری ہے.